बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। हम लोग आज सीखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरीके से गैस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर और उसके बाद ब्लड कैपलरीज और टिश्यू के अंदर। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। कह रहा है कि एल्वियोलाई है ना, वहीं पे एक्सचेंजिंग होता था। पहले कंडक्टिंग पार्ट हमने पढ़ाया तो कहीं पे एक्सचेंजिंग मैंने नहीं दिखाया, मैंने बोला कि एल्वियोलाई में ही सिर्फ एक्सचेंज होता है गैस। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज गैस कौन होता है, एल्वियोलाई होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो बिटवीन द ब्लड टिश्यू, इन दोनों के बीच में किस तरीके से एक्सचेंज होता है, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों जो है इसके बीच में एक्सचेंज होते हैं। किसे, टिश्यू और ब्लड कैपलरीज के बीच या लंग्स और ब्लड कैपलरीज के बीच। तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज इन दिस साइट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। भाई कैसे होगा, तो बोलोगे जब भी गैस डिफ्यूज होता है ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ड ऑन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर पे तो डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वेल थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। भाई देखो, अगर आप कोई मोटा सा चद्दर लेके चाय को छानो नहीं छनेगा, लेकिन अगर वही पतला दुपट्टा लेकर छानो छन जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ को फिल्टर करना है या डिफ्यूज कराना है तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगा ना वो बहुत ही थिन होगा, पतला होगा। और प्रेशर भी डिपेंड करेगा, जैसे किसी चीज़ को दाबो ना तो प्रेशर डेवलप करो वहाँ से तो दूसरी तरफ आसानी से चला जाता है। तो वही कह रहा है कुछ फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, जैसे मेम्ब्रेन का थिन होना, प्रेशर का डेवलप होना, कंसंट्रेशन का होना डिफरेंट होना दोनों तरफ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सारे फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। कह रहा है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वॉल्व ऑफ गैस मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, याद रखना है कि टू गैस है जो एटमॉस्फेयर से जो है ईयर से ये टू साइड ऑफ डिफ्यूज, ठीक है, ये डिफ्यूज होके हमारे ब्लड में आती हैं। तो कहाँ पे इसका प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होता है और कितना कहाँ पे होता है वो इस टेबल में दिया गया है। देखिए पार्शियल प्रेशर इस टेबल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। कह रहा है कि ये जो रिस्पिरेटरी गैसेस हैं ये जो एटमॉस्फेयर में रहती हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159, लेकिन यही चीज़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो एटमॉस्फेयर में तो 0.3 होता है। कितना, 0.3। लेकिन अगर एल्वियोलाई में आ गया यानी कि आपके लंग्स में आ चुका है तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 104 घट के हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है। 40 mmHg में सारी डाटा दी गई हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर को हम mmHg में मापते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये 40 हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर उसका बहुत घट जाता है। कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, 45 हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करोगे तो कितना होगा भाई, ऑक्सीजन 95 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। और जब टिश्यू में हम देखेंगे तो टिश्यू में देखो ऑक्सीजन यूज हो जाता है और उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो 45 हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन जो है ये 40 हो जाएगा। तो ये इस टेबल को हमें याद रखना है, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा और ये वाला फिगर समझते हैं। ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस फिगर की बात करें अगर, कह रहा है कि यहाँ पे ईयर अगर इंटर किया है एल्वियोलाई के अंदर तो उसका पार्शियल प्रेशर 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 यानी कि 40। ये देखिए आपके पल्मोनरी वेन की अगर कहानी हम बताएं और पल्मोनरी आर्टरी की कहानी बताएं तो देखिए यहाँ पे उल्टा है। पूरे बॉडी में
हर एक आर्टरीज में जो ब्लड बहती है ना वो ऑक्सीजनेटेड होती है, लेकिन जब पल्मोनरी की बात आती है तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड की बात अगर हम करें तो डीऑक्सीजनेटेड में भैया यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये कितना होगा, ये 45 होगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है। पर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर हम O2 की बात करें तो O2 जो है यहाँ पे 40 होगा। तो यहाँ पे अगर O2 40 है और CO2 45 है और CO2 यहाँ 40 है तो CO2 तो इसके पास भाग जाएगा, लेकिन O2 यहाँ पे कम है, 40 है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होके हमारे ब्लड में आ जाएगा। तो जब पल्मोनरी वेन्स में देखेंगे ना तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दोनों में यहाँ से ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगा। वहाँ पे CO2 45 है, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 mmHg, और यहाँ पे जो O2 है ना ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 95 mmHg हो जाएगा, यानी दोनों में चेंजिंग हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। देखिए यहाँ पे CO2 बाहर गया है और ऑक्सीजन अंदर आया। क्यों आया है, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे देखो अब ये वाला ब्लड जो है ये हमारा पल्मोनरी वेन्स जो है ये लेके आए कहाँ पे, ये लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आए, वेंट्रिकल से सिस्टमैटिक आर्टरीज में जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे PO2 मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे था वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और PCO2 की अगर बात करो तो ये 40 है, जो यहाँ था यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे जब तो यहाँ पे CO2 जो है ये 45 है और O2 जो है ये 40 है, क्योंकि टिश्यू में बैठा है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे खत्म हो जाएगा और CO2 को रिलीज कर रहा है तो CO2 बढ़ेगा। तो यहाँ टिश्यू में जब देखोगे तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। तो यहाँ पे ब्लड में जब ऑक्सीजन रहेगा वो यहाँ से डिफ्यूज होकर टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा और टिश्यू से निकल के CO2 हमारे फिर से ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, वो सारे के सारे वेन्स में इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे वेना कावा की बात करेंगे यानी कि सिस्टमिक वेन की बात करेंगे तो ये सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होगा और पार्शियल प्रेशर जब हम CO2 की देखेंगे तो 45 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक डिफ्यूजन तो यहाँ पे हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो दोनों जगह डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे गैसों का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, दोनों पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, इसलिए उस डिफरेंस होने के वजह से उन दोनों में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा देखते हैं, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, NCERT ने लिखा है। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है भाई। तो इस फिगर में कुछ ज़्यादा अच्छा समझाया गया है। देखिए हमने लंग्स से काट के एक एल्ब्यूलाई निकाल लिया और इसके पास ये ब्लड कैपिलरीज है, इधर से ब्लड इंटर करता है और इसमें ऑक्सीजन आ जाता है और यहाँ से CO2 निकल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और ये कहानी आगे प्रॉपर वहाँ चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। इसमें देखिए ये जो बड़े बड़े से टैबलेट जैसे दिख रहे हैं वो क्या है, RBC है, और इसके बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, जब भी हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये इंडोथीलियम से बनी हुई है ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन। और उसके बाद बात करेंगे तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखिए बीच में ये जो दिख रहा है येलो कलर का, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। ये बहुत ही थिन होता है और ये क्या कहते हैं भाई, ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। और ये जो एल्ब्यूलाई की वाल है ना, ये बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से। एल्ब्यूलर वाल वन कार्ड ठीक, ये क्या होती है, थोड़ा सा मोटी होती है, लेकिन इतना भी नहीं, डिफ्यूजन के लिए पतला होना जरूरी है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती है, चपटी चपटी सी होती है, चादर के जैसी। आपने टिश्यू चैप्टर जब पढ़ा होगा ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर है, तो वहाँ पे टिश्यू के बारे में बताया गया है बहुत सारी चीज़ें। तो टिश्यू, सिंपल टिश्यू, क्यूवाइडल, कालुमनर, जहाँ पे सिक्रीशन का काम होता है वहाँ पे क्यूवाइडल या कालुमनर होता है, जहाँ पे
फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो वहाँ पे स्क्वेमस इपिथेलियम पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से CO2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, टिश्यू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई ये मूव करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है कह रहा है कि 20 से 25 टाइम हायर है, किससे? O2 से, CO2 से, सॉरी O2 से। CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होता है, किससे? ऑक्सीजन से। और कितना ज़्यादा होता है? 20 से 25% कह रहा हूँ, 20 से 25% नहीं बोलेंगे, टाइम ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए आगे, कह रहा अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूज मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस कॉल्ड इन पार्शियल प्रेशर हायर कंपेयर टू O2। कह रहा है कि जो CO2 का डिफ्यूजन होता है भाई, जब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी उसका ज़्यादा होगा, किससे? ऑक्सीजन से। वही चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि O2 और CO2 में किसका डिफ्यूजन फास्ट होता है, तो बोलोगे CO2 का, वो क्योंकि 20 से 25 टाइम क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद देखिए आप, कह रहा है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। सबसे पहला हमने पढ़ा थिन स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और उसके बाद में कह रहा है बेसमेंट सब्सटेंस, जिसे हमने क्या बोला था? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला था। ये इन तीनों चीज से मिलके ये बनी हुई हैं। ये भी स्क्वेमस इपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सराउंड द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम इज कॉल्ड क्या है? सेल ऑफ कैपिलरीज। तो देखिए ये ब्लड कैपिलरीज की एक मेम्ब्रेन हो गई, और ये दूसरी मेम्ब्रेन एल्वेलाई की हो गई। बीच में क्या है? बीच में आपको एक मेम्ब्रेन दिया गया जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कह रहा है कि बिटवीन देम, दोनों के बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया गया है। कह रहा है कि इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। भाई देखो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ डिफ्यूजन होना है, यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो बहुत ही कम होगी। उसके बाद देखिए, ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन O2 and alveoli to tissue and CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। कह रहा है कि सारे फैक्टर काम करते हैं और आसानी से ऑक्सीजन लंग्स से हमारे ब्लड कैपिलरीज में आता है और वहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है। ऐसे हमारे बॉडी में हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकाल दिया जाता है।